हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हम लोग दोस्तों इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, द जियोलॉजिकल एजेस एंड होमिनिन इवोल्यूशन। अभी तक हम लोगों ने जियोलॉजिकल एजेस के बारे में प्रॉपर तरीके से अपनी डिस्कशन कंप्लीट कर ली है इस टॉपिक में जो भी दे रखा है। अब हम बात करते हैं होमिनिन इवोल्यूशन की। और होमिनिन इवोल्यूशन को जानने के लिए इसके साथ जो जुड़ा हुआ एक टर्म है, आप चाहे होमिनिन इवोल्यूशन उसको कहो या फिर इंसानों के पास के आप ह्यूमन बींग्स के माइग्रेशन के पैटर्न को अगर पता लगाना चाहते हो, उसके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी बड़े सालों से मेहनत और मुशक्क़त कर रही है। क्या कर रही है साइंटिफिक कम्युनिटी, पूरे के पूरे साइंटिस्ट मिलकर क्या कर रहे हैं? वो एक डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं जिसके ऊपर वो काफ़ी हद तक सक्षम हो पाए हैं, और वो है जीन्स की स्टडी। और जीन से ज़्यादा अगर एक ब्रॉडर टर्म का मैं इस्तेमाल करूं, डैट इज जीनोम की स्टडी। क्या होता है ये टर्म जीनोम और जीन से कैसे डिफरेंट है, इसको हम समझेंगे। तो आज की क्लास में आपको बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, जर्नल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू हिस्ट्री। बट हमें साइंटिस्टों की उन रिसर्च को समझना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जर्नल साइंस एंड बायोलॉजिकल रिसर्च ऑन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड जीन्स, ताकि हम इंसानों के माइग्रेशन के पैटर्न को पता लगा सकें। और जो लेटेस्ट ह्यूमन स्पीशीज़ जो कि मानी जाती है यूनिवर्सल रूप से करेंटली जो अभी अवेलेबल है, होमो सेपियंस सेपियंस, क्या ये शुरू से ही होमो सेपियंस सेपियंस थे? क्या ये जो बायपेडलिज्म के बारे में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि इंसान दो पैरों पर चल सकते थे, क्या शुरू से ही इंसानों का जो पूरा का पूरा चलने का जो पैटर्न था या उनकी एक्टिविटीज़ थी, उनका वे ऑफ बिहेवियर था, क्या हर एक इंसान की फितरत शुरू से ऐसी ही रही है? क्या ऐसी नहीं रही है, ये हम जानते हैं। तो पहले कैसे थी और वो होमो सेपियंस सेपियंस कैसे बने, इसको साइंटिस्टों ने कितनी मेहनत से स्टडी कर कर पता लगाया, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अलग अलग प्रकार के अभी तक जो इंसानों की कैटेगरी पृथ्वी पर रह चुकी है, उसके बारे में हमने 6 क्लास की तमिलनाडु के अंदर डिटेल में बात करी थी। जैसे निएंडरथल्स के बारे में हमने बात करी थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में हमने बात करी थी, होमो सेपियंस एंड होमो सेपियंस सेपियंस, और भी कैटेगरीज होती हैं जहाँ पर हम अलग अलग ह्यूमन स्पीशीज़ की या फिर ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशनरी फेजेस की बात करते हैं और उनको एक टर्म से डिनोट करते हैं। और ये सारी शुरुआत जो हुई थी इंसानों की, आप जानते हो कि वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हुई थी, जैसा कि हम 6 क्लास से लगातार फाउंडेशन कोर्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी डिस्कशन में एक आप कह सकते हो कि चार चांद लगने वाले हैं इस लेक्चर के बाद, जब हमें अभी तक जो पता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, निएंडरथल्स, होमो सेपियन सेपियंस एंड वेरियस अदर कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बींग्स सिंस देयर एवोल्यूशनरी फेजेस हैज इवॉल्व्ड। तो साइंटिस्टों ने पता कैसे लगाया? क्योंकि वो तो इंसानों के सिर्फ कंकाल अवेलेबल है हमारे पास। तो उन्होंने ये कैसे पता लगा लिया कि इंसान पहले क्या था, बाद में क्या बना? मतलब पहले क्या था और बाद में क्या बना, मेरा कहने से मतलब ये कि पहले चार पैरों पे चल, मतलब दो हाथों का इस्तेमाल करके और दो पैरों का इस्तेमाल करके ऐसे इंसान चलता था क्या? ब्रेन साइज उसका क्यों छोटा होता जाता है या क्यों बड़ा होता जाता है? और जैसे जैसे इंसान माइग्रेट करता चला गया, क्लाइमेटिक चेंजेस आए अर्थ के ऊपर, पूरा वेदर कंडीशंस, एनवायरमेंटल चेंजेस, ये सब बदले, तो क्या उसका प्रभाव इंसानों के जीन्स के ऊपर या नई जगह पर जाकर जब इंसानों ने दूसरे इंसानों की स्पीशीज़ के साथ इंटरब्रीडिंग करी, उनके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करी, तो क्या कुछ चेंजेस आते हैं क्या डीएनए के अंदर? ये सारी बातें हमें आज के लेक्चर में समझनी पड़ेंगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिस्ट। तो आज आप आर्कियोलॉजी के बारे में कम जानोगे, जो गड़ी हुई चीज़ें उनके बारे में कम जानोगे। आज की क्लास में मैं आपको बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से एक साइंटिस्ट। तो इत्मीनान से समझना, कुछ नई टर्म्स आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको पूरी इजी तरीके से इस लेक्चर को डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो हमें शुरुआत करनी है अपने इस लेक्चर की इस वाले पैराग्राफ से। इन रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों पहले या कुछ सालों से आप ऐसा कह सकते हो, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो प्राप्त कर चुकी है इन जीनोम एनालिसिस। इस जीनोम एनालिसिस की
डिटेल्ड स्टडी से जो राज हमारे सामने निकल कर आए हैं उसने बड़ी हमारी हेल्प करी है हिस्ट्री को डिकोड करने में, स्पेशली होमिनिन की माइग्रेशन को डिकोड करने में, और कैसे दुनिया के अलग अलग कोनों में पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। और ये पॉपुलेशन चेंजेस की बात करी जा रही है सिंस द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैसे वो चेंज होते गए हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में। इसने काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करी है जीनोम एनालिसिस ने, या फिर जिसको आप नॉर्मली जीनोम स्टडी बोल सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि इस टर्म का मतलब क्या होता है जीनोम। ठीक है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल तरीके से डिकोड करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि साइंटिस्टों ने ये वाली जो स्टडी है ये क्यों कर रखी है। देखो, जीनोम जो है सिंपली जो इस टर्म का मतलब है दैट इज जीनोम मीन्स अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। इट इज अ complete set of genetic instruction। आप इसको कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए भी कह सकते हो, जो कि दोनों पेरेंट से बोरो करा जाता है। सबसे पहले कुछ बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है, आप इतना जानते होगे जीनोम, अभी के लिए आप इतना समझ जाओगे, इसकी डेफिनेशन जो होती है ये कहती है कि इट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शन, जो कि डीएनए के फॉर्म में हमें एक स्पीशीज़ के अंदर, हमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, अगर प्रॉपर बोले तो ऑर्गेनिज्म विल बी द करेक्ट वर्ड, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का मैनुअल होता है। एक बात और कर लेते हैं इसके बारे में, ये एक प्रकार का मैनुअल होता है, या फिर आप उसको एक प्रकार का क्या कह सकते हो, ब्लूप्रिंट कह सकते हो। ये एक प्रकार का मैनुअल है या फिर ब्लूप्रिंट है। किस चीज़ के लिए? इसमें एक इंस्ट्रक्शन होती है। ये एक ऐसी किताब है, हमारा जो जीनोम होता है वो हमारे लिए एक ऐसी किताब होता है जो कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल या फिर इंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, जिसके अंदर हमारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन छुपी होती है विद रिस्पेक्ट टू डीएनए, और डीएनए किन किन चीज़ों से बन रखा है, जहां पर ऑर्गेनिज्म को यह पता लगता है कि उसे अपने आप को डेवलप कैसे करना है। ठीक है, डीएनए को बेसिकली पता होता है कि उसे अपने आप को डेवलप कैसे करना है, फंक्शंस क्या होंगे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करने वाला है। ठीक है, तो जीनोम जो होता है वो एक अम्ब्रेला टर्म होती है, वो एक बड़ी टर्म होती है। ये होता है आपका जीनोम। जीनोम को आप ऐसा मान लो ये किताब है, और उस किताब के अंदर जो अलग अलग चैप्टर्स जो गिवन है, ठीक है, अलग अलग जो चैप्टर्स गिवन है ये होते हैं आपके जीन्स। ठीक है, सिंपली ये क्या करते हैं जीन्स, और जब इसका अम्ब्रेला टर्म बन जाता है, सारे चैप्टर्स को अगर आप मर्ज कर कर एक बुक बना दो, जीनोम बना दो, तो यहां पर आपका जीनोम आपकी सेल्स को ये बताता है। ठीक है, इट टेल्स योर सेल्स, ये आपके सेल को ये बताता है, इट टेल्स योर सेल्स व्हाट टू डू, उनको करना क्या है। अब जब ये गाइडेंस उनको मिल गई तो आप इससे आराम से समझ सकते हो कि क्यों मैं आपको कह रहा था कि ये एक मैनुअल है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, और ये बना किससे होता है? जीनोम जो होता है वो बना होता है हमारे डीएनए से, विच इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक है,
और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए अपने आप को डेवलप करने के लिए, अच्छे से फंक्शन करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जीनोम के अंदर, वो हर तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्पेसिफिक क्वालिटीज के लिए या फिर स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए नहीं, बल्कि जो प्रॉपर तरीके से पूरी की पूरी एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है, एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ होती है उसका ब्लूप्रिंट होता है ये जीनोम। ये इंफॉर्मेशन को यूज करके हमारा डीएनए जो है बेसिकली ये डिसाइड करता है कि उसको कैसे बिल्ड करने प्रोटीन्स, जो कि एक तरीके से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे आपके सेल्स के लिए, सेल के अंदर और आपकी बॉडी के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करेंगे। ठीक है। अब अगर हम बात करें ये जीनोम जो है ये आपको मिलता कहाँ है, वेयर इट इज़ फाउंड, कौन सी जगह पर मिलेगा? तो जीनोम जो है वो आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट हर एक सेल के अंदर। दिस इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, क्योंकि ये एक मैनुअल है, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक बुक है, ये गाइडिंग इंस्ट्रक्शन की तरह है। तो हर सेल को पता होना चाहिए कि उसको करना क्या है। वो सेल अगर हमारे शरीर के अंदर मौजूद है तो उसका कोई फंक्शन भी तो होना चाहिए, वो वेला थोड़ी ना बैठा रहेगा सेल। तो ये जो है ये जीनोम उसको बताते हैं, उसको ट्रेन करते हैं, उसको पहले ही पता होता है कि उसको करना क्या है, वो सेल इस दुनिया में हमारे शरीर के अंदर करने क्या है। तो इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। और ये जो ऑर्गेनाइज होते हैं जीनोम्स, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो ये वाली बेसिक इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों ये आप याद रखना। अब मैं आपको इससे भी बेसिक जो है वो कुछ बताने लगा था, लेकिन मैंने आपको कंप्लीटली जीनोम के बारे में सब कुछ बता दिया। इससे भी ज़्यादा बेसिक चीज़ आप पहले ये समझो। देखो क्या होता है, हमारे पास होता है जैसे अगर हम बात करें, एक टर्म होती है गैमीट्स। गैमीट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एक फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं, उस गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म सेल। फीमेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एग या फिर ओवम। अब जब इन गैमीट्स का मिलन होता है, एग या ओवम, एग कह लो या ओवम कह लो, प्लस स्पर्म सेल, तो एग सेल प्लस स्पर्म सेल जब इनका मिलन होता है तो ये बनाते हैं एक पहला सेल, जिससे एक ऑर्गेनिज्म की आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट जो उसकी लाइफ की होती है वो स्टार्ट होती है। ये भी एक सिंगल सेल ही होता है। स्पर्म सेल और ओवम सेल या एग सेल कह लो, स्पर्म सेल और एग सेल मिक्स हो गया और उसने मिलकर एक सेल बनाया। स्पर्म सेल अपने आप में एक गैमीट था मेल की बॉडी से, और एग या ओवम सेल एक गैमीट था फीमेल की बॉडी से। वो दोनों गैमीट साथ में आए और ये प्रक्रिया बनाने वाले हैं एक बेबी को पैदा करने की, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। जो जाइगोट होता है इसके अंदर अपने आप ही जो सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे करते करते बड़े सारे जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ये डिवाइड हो जाता है और ये बनता है एम्ब्रियो।
जब इसकी फर्दर डिवीजन होती है तो इससे बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज। नंबर ऑफ टिश्यूज मिलकर बनाते हैं हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन। और ऐसे बड़े सारे ऑर्गन्स की जब डेवलपमेंट होती है उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। और पूरा ऑर्गन सिस्टम जब प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लग जाता है, अब इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपको इस ऑर्गन सिस्टम को सिर्फ ऐसे नहीं समझना है कि यहाँ पर सिर्फ हम हार्ट की बात, किडनी की बात, लंग्स की, इन सब की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक सिस्टम की आप बात कर सकते हो। ऑर्गन सिस्टम के अंदर आ जाएगा आपका नर्वस सिस्टम, आपका आ जाएगा इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर आपका आ जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंदर आपका आ जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर आ जाएगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलके कुछ ना कुछ प्रक्रिया कर रहे होते हैं, तो वो होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली जब ये ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से फंक्शन करने लग जाता है, तब बनता है एक फुल फ्लेजेड, फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। तो ये जो जर्नी है जाइगोट से लेकर ऑर्गेनिज्म तक की, ये पॉसिबल हो पाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। और ये जो जाइगोट था ये एक सिंगल सेल होता है। और अगर हम एग्जांपल के तौर पर ये मान लें कि इसने सेल डिवाइड करके एक जो ऑर्गेनिज्म बनाया, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कोई ह्यूमन बीइंग है, प्लांट है या एनिमल है, तो ये जाइगोट थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन पैदा करता है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को। कभी कभार जाइगोट सेल डिवीजन नहीं करता है, वो एक ही सेल का रहता है। आगे चलकर जब वो भले ही एम्ब्रॉयो बन जाए, तब उससे पैदा होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप एक कॉमन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हो, लाइक अमीबा। इसके अलावा अगर दो टेक्निकल टर्म मैं आपके सामने यूज़ करूँ क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी से, तो डैट विल बी क्लैमिडोमोनास एंड पैरामीशियम। ठीक है, तो दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन आप अमीबा याद रख सकते हो। अब मैं आपको बताने क्या लगा था, ये तो हम हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं, तो फिर आप कहोगे कि सर इन सब चीज़ों का क्या, इन सब चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, इंपॉर्टेंस ये है, आपको ये समझना पड़ेगा, जो अभी यहाँ पर उपेंद्र सिंह के टेक्स्ट के अंदर भी लिखा हुआ है। आप एक चीज़ जानते होगे कि ये जो पेरेंट सेल होते हैं, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे अभी स्पर्म सेल की फ्रॉम द मेल साइड एंड एग या ओवम सेल की फ्रॉम द फीमेल साइड, तो यहाँ पर कोई भी जो एक इंडिविजुअल जो सेल होता है, उसके अंदर आपको पता है इट कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स। यहाँ पर भी 23 हैं और फीमेल की साइड भी आपको देखने को मिलते हैं 23 क्रोमोसोम्स। और ये जब 23 + 23, ठीक है, इनका जब मिलन होगा तो 23 + 23 कितने होते हैं? 46। तो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो टोटल 46 क्रोमोसोम से बनता है। ठीक है, और ये आगे चलकर एक इंडिविजुअल के डीएनए पैटर्न को इंडिकेट करते हैं। उस डीएनए पैटर्न के बारे में भी हम बात करेंगे, जिसको साइंटिस्ट ने डिकोड कर रखा है। और डीएनए का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पहले हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक तरीके से मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दी कि जीनोम क्या होता है, जीन्स क्या होते हैं, और ये सेल डिवीजन के थ्रू जाइगोट से लेकर एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन की जर्नी क्या होती है। अब यहाँ पर हमें इंसानों के पास्ट लाइफ को पता लगाना है। वो इंसान हमारे सामने अब अवेलेबल तो है नहीं, हमसे बात तो कर नहीं सकते हैं, उनके सिर्फ डेड बॉडीज के स्केलेटन हमारे सामने अवेलेबल है। अब इसके बेसिस पर साइंटिस्टों का होमवर्क अगर आप देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। अब उस होमवर्क को हमें डिकोड करना है, उसके लिए हमें बिल्कुल ऐसा अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम लेबोरेटरी के अंदर वो खुद ही साइंटिस्ट हैं जिसको ये सारा डीएनए और जीनोम का काम करना है। ओके, जो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी वो अब आपके काम आने वाली है।
आने वाली लाइंस के अंदर। तो रिसेंट ईयर्स में हमें ये बताया गया राइटर के द्वारा कि रैपिड एडवांसमेंट्स हुई है जीनोम एनालिसिस में, जिसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है होमिनिन माइग्रेशन की और पॉपुलेशन चेंजेस की इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पास से लेकर आगे चलकर जब इंसानों के इवोल्यूशन की प्रक्रिया हुई तब से वो इंसान करते चले गए। ठीक है, अब जो जीनोम होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जीनोम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, टू सेट्स ऑफ 23 क्रोमोसोम्स। अभी जो 23 क्रोमोसोम है, एक आता है मदर की साइड से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, और एक आता है फादर की साइड से। अगर आप इनको साथ में मिला दो तो 23 + 23 बिकम्स 46। तो एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो 46 नंबर क्रोमोसोम से बनता है। टोटल 46 होते हैं उसके अंदर, लेकिन 23 मदर की साइड से आए होते हैं, 23 फादर की साइड से आए होते हैं। अब फादर की साइड मदर साइड के कहने का मतलब ये, फादर की साइड से आएंगे वो स्पर्म सेल से, और मदर की साइड से आएंगे वो एग या फिर ओवम सेल से। तो ये कहाँ पर होते हैं? हर एक जो ह्यूमन बीइंग का जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में होते हैं ये। ठीक है, एक मदर से इनहेरिट कर रखा होता है हमने, एक पेयर की बात हो रही है, एक नहीं, मतलब यहाँ पर बात हो रही है 1 पेयर की, और एक पेयर के अंदर कितने हैं? 23 क्रोमोसोम है। तो 23 क्रोमोसोम इनहेरिट होते हैं मदर की साइड से, और एक पेयर इनहेरिट होता है अगेन 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर साइड। और अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, फुल जेनेटिक कोड, ये फुल जेनेटिक कोड बना कैसे? मदर की साइड से इनहेरिट करे हुए और फादर की साइड से इनहेरिट करे हुए 23 + 23 क्रोमोसोम्स को अगर आप मर्ज कर दो तो वो बन जाएंगे 46 क्रोमोसोम्स। तो ये बनकर आता है हमारा एक कंप्लीट जेनेटिक कोड, कंप्लीट जेनेटिक कोड, जिसको हम दोनों माँ से और बाप से इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो ये तो रीसेंट एडवांसेस हैं साइंस के अंदर, जिसको हम बचपन से, हमने अपने ज़माने के अंदर भी ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। 6 क्लास से हम ये वाली चीज़ें प्रॉपर, अगर मैं बोलूँ तो हम 8th 9th क्लास से ये वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। स्कूल लाइफ से हम ये जानते हैं, कुछ ना कुछ आपने सुना होगा इसके बारे में। ठीक है, क्रोमोसोम जैसा वर्ड आपने पक्का सुना होगा, जीन्स भी सुना होगा आपने। अब क्या होता है, पहले जब ये सारी स्टडीज़ अवेलेबल नहीं थी तो क्या करा जाता था, पुरानी जो जेनेटिक स्टडीज़ थी उनका फोकस सिर्फ एक ही डीएनए पर था, और उस डीएनए का नाम था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, जो कि लोकेटेड होता है ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये जो जीनोम है इसके अंदर 2 सेट होते हैं 23 क्रोमोसोम्स के, लेकिन ये अवेलेबल कहाँ है जीनोम? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, पहले के साइंटिस्ट उसके बारे में स्टडी करते थे। ठीक है, दे वर कंसर्न्ड ओनली अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की स्टडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पुराने साइंटिस्ट इसको कंडक्ट करते थे और फिर जब हमने ये सीखा कि मदर की साइड से फादर की साइड से 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स मिलकर 46 क्रोमोसोम का एक फुल फ्लेजेड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना देंगे, और वो जो जीनोम है वो एक हर एक सेल की न्यूक्लियस के अंदर होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर है, इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल न्यूक्लियस, एंड इट इज कंसर्न ओनली विद द माइटोकॉन्ड्रिया विच आर द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं। उस एनर्जी को हम लोग एनर्जी ना बोल के एक टेक्निकल नाम से बुलाते हैं, जिसको आप ऑलरेडी जानते हो मेरी जनरल साइंस की क्लासेस से, विच इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो थोड़ा सा बल्कि हो गया होगा आपके लिए, इसको हम इजी वे में समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आप इतना समझ जाओ, अभी मैं बताता हूँ अभी आपको कि ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या बला है, क्या चीज़ है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की ऊपर पहले जेनेटिक स्टडी करी जाती थी, लेकिन याद रखना दोस्तों कि इसको कंप्लीट तरीके से डिस्कार्ड नहीं करा गया है साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमें पास्ट ह्यूमन लाइफ के बारे में, मैं पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, पास्ट ह्यूमन लाइफ मतलब पुराने ज़माने के जो इंसान थे, ठीक है, अर्ली मैन वगैरह, उनके बारे में, उनके माइग्रेशन पैटर्न के बारे में, उनके डीएनए के बारे में, उनके जीनोम के बारे में काफ़ी ज़्यादा राज हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो होती है ये पॉसिबल कैसे हो पाती है, इसको हम समझते हैं। ठीक है,
सबसे बड़ी बात तो डिस्कशन आगे बढ़ाने से पहले, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर एनालिसिस करने से पहले आप इतना याद रखना, ये वाला जो डीएनए होता है इट इज पास्ड ओनली फ्रॉम मदर टू डॉटर, मदर टू डॉटर। यहां पर जो मेल साइड है उसका कुछ लेना देना नहीं होता इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ, ठीक है। इसलिए हम ना इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को छोटा एम छोटा टी और डीएनए कैपिटल में लिख के भी डिनोट करते हैं। एमटी का यहां पर मतलब है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, ये डिस्कार्ड नहीं हुआ है, ठीक है। जो हम बात करते हैं कि जहां पर स्पर्म का रोल भी होता है, जहां पर मेल की बात भी होगी कि स्पर्म सेल जो है प्लस जो एग या ओवम सेल है वो पास होकर एक क्रोमोसोम का पेयर बनाएंगे और वो डीएनए बनेगा इंडिविजुअल की कंप्लीट पहचान। जब हम बात करते हैं कि स्पर्म सेल भी डीएनए के अंदर शामिल है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में स्पर्म सेल की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, इट इज पास्ड ओनली फ्रॉम मदर टू डॉटर। तो जो स्पर्म सेल वाला जो डीएनए है उसको डीएनए को, अभी तक तो आप यही जानते थे ना कि डीएनए को डीएनए ही कहा जाता है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन थोड़ी ना होती है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने बोला था, इस क्लास में मैं आपको प्रॉपर तरीके से साइंटिस्ट बना दूंगा। जब आप स्पर्म के रोल के साथ, स्पर्म के कंट्रीब्यूशन के साथ, स्पर्म सेल के कंट्रीब्यूशन के साथ अगर आप डीएनए को डिफाइन करने की कोशिश करते हो तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन ये न्यूक्लियर डीएनए ना, इसके साथ दिक्कत है, ये लॉन्ग टाइम ना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता, ठीक है। ये लॉन्गर पीरियड के लिए सर्वाइव नहीं कर पाता, इसकी सर्वाइवल कैपेसिटी जो होती है न्यूक्लियर डीएनए की वो बहुत कम होती है। तो इससे ज़्यादा बेटर तरीके से अगर हमें ह्यूमन ट्रेसेस को पता लगाना है और किसी इंडिविजुअल की जो मैटरनल एंसेस्ट्री है, उसके मम्मी की, उसके नाना जी की, उसके मामा की साइड की, अगर आपको वो एंसेस्ट्री पता लगानी है, ठीक है, उसके बारे में अगर आपको जो राज पता करने हैं, तो उसके लिए जो डीएनए काम आता है डेट इज एम्प्टी डीएनए, डेट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इतना अभी आप समझ जाओ, ठीक है, ये चीज है। यहां तक पहले मुझे बताओ कि आपके लिए कुछ बल्कि तो नहीं हुआ ज्यादा, ये यहां तक थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई है कि मैंने क्या बोला है? कोई दिक्कत बताओ मयूर मेघारिया। ठीक है, रिवाइज कर लेना इसको एक बारी। अब लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि यार अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वाओ यार, आपको पहली बार पता लगा होगा कि अगर आप इसको क्यूरियोसिटी के साथ समझने की कोशिश करो कि वाओ यार सर ऐसा भी होता है क्या, बिना स्पर्म सेल की बात करे बिना हम डीएनए को पता लगा रहे हैं, और वो भी नाना जी की साइड की एंसेस्ट्री हमारे सामने, उसकी उसके रास के पिटारे हमारे सामने खुलकर आ जाएंगे। तो यस दोस्तों, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली थ्रू एम्प्टी डीएनए, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। ये एक जेनेटिक मटेरियल ही है यार, डीएनए तो ऑब्वियसली बात है, एक जेनेटिक मटेरियल तो है ही है। ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, विच इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स। ये आपको देखने को मिलता है सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेल्स के, इट इज फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, दीज आर रिगार्डेड एज पावर हाउसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, फॉर कन्वर्टिंग, सिंपली इनको पावर हाउस क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग जो भी खाना हमने खाया
उसको निचोड़ कर उससे जो एनर्जी हमारे शरीर को जो देंगे वो यही सेल्स काम करते हैं, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसलिए दे आर रिगार्डेड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो पावर है, ये जो एनर्जी है, इसको डिनोट करा जाता है थ्रू अ वर्ड नोन एज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हम कहते हैं ना यार एनर्जी नहीं है मेरे शरीर के अंदर, मेरा शरीर बड़ा लो लो सा लग रहा है, बड़ी थकावट हो रही है, एनर्जी बहुत कम लग रही है। कभी हम कहते हैं यार एनर्जी आज बड़ी हाई है यार, आज सुबह बहुत अच्छा मैंने खाया था, अब मैंने बड़े दिन से जंक फूड छोड़ दिया है, मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ, बहुत हाई एनर्जी है। तो एनर्जी वर्ड हम बोल देते हैं जनरली, लेकिन द करेक्ट वर्ड इज बायोलॉजिकली, अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर अगर आपको एनर्जी जो फील हो रही है, या एनर्जी क्रंच फील हो रहा है, या एनर्जी रश फील हो रही है, तो आपको उसको एनर्जी ना कहकर बोलना चाहिए कि एटीपी की मात्रा कम या ज़्यादा हो रही है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि उत्पन्न होती है थ्रू द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच आर द पावर हाउसेज ऑफ द सेल, जो कि फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं इस एम्प्टी डीएनए की, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की, तो इसके संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आ जाती है कि दिस डीएनए, ये क्या डीएनए हमारे अंदर होता है? जी हाँ, सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है। तो दिस डीएनए इज इनहेरिटेड, दिस डीएनए इज इनहेरिटेड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम, अब आप मुझे बताओ मैं यहां पर क्या लिखूं, मदर फादर या बोथ? मदर या फादर या बोथ? मदर, सिर्फ ये मदर से इनहेरिट होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला डीएनए आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म की क्या पता लगानी है, मम्मी की साइड की लीनिएज पता लगानी है। यानी कि दिस डीएनए इज वेरी हेल्पफुल टू ट्रैक मैटरनल लीनेज, टू ट्रैक मैटरनल लीनेज। ओके, तो यहां पर दोस्तों बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, वो एम्प्टी डीएनए अपनी मदर से इनहेरिट करते हैं। क्योंकि जो एग सेल होता है मदर की साइड्स के, अगर हम उसके गैमीट की बात करें, ये डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये जो मैं आपको पूरा बता रहा था ना कि जो गैमीट है, गैमीट के मिलन से जाइकोट बनेगा, फिर उससे एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ शुरू करेगा, एम्ब्रॉय से टिश्यूज बनेंगे, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, उससे ऑर्गेनिज्म बनेगा पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से। तो आपको इतना समझना है कि सारे ऑर्गेनिज्म इनहेरिट करते हैं एम्प्टी डीएनए को अपनी मदर से। these DNAs are inherited exclusively from mother and these are useful to track the maternal lineage। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा क्यों होता है, ये मदर की साइड से क्यों होता है? मदर की साइड से ये जो गैमीट आया, मदर की साइड से ये वाला जो गैमीट था, एग या फिर ओवम, एग बोलो ओवम बोलो एक ही बात है, इसके अंदर होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो एग और ओवम है, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया, मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, आपसे मैं बार बार माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिख रहा, मैं शॉर्ट में एमटी लिख दूंगा, समझ जाना, वैसे छोटा एम छोटा टी होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। एम्प्टी, ठीक है, तो ये जो एम्प्टी होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये गैमीट्स जो जाइगोट बना था वो तो दोनों के गैमीट से बना था, स्पर्म सेल से भी या एग सेल या ओवम सेल के लो उससे भी। तो जो एग सेल और जो ओवम सेल है, ये इस एम्ब्रियो को दे देता है अपना एम्प्टी माइटोकॉन्ड्रिया। और इस एम्ब्रियो के पास अगर आप ध्यान से देखो तो ये एम्ब्रियो किससे बना था? जाइगोट से। और जाइगोट जो है उसके अंदर दोनों गैमीट्स थे, बिना दोनों गैमीट्स के, मेल गैमीट स्पर्म सेल, फीमेल गैमीट एग सेल या ओवम सेल, उनके मिलन के बिना कभी जाइगोट बन नहीं सकता। और जाइगोट के अंदर जब तक सेल डिवीजन नहीं होगी तो एम्ब्रियो नहीं बन सकता। तो ये जो जाइगोट आगे चलकर, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो,
ये जो एग सेल है, ओवम सेल है, इसने जब अपना गैमीट जाइगोट बनाने के लिए स्पर्म सेल के साथ फ्यूज़ करा थ्रू द प्रोसेस ऑफ, दो प्रोसेसेस होते हैं वैसे दोस्तों, उसको टेक्निकल में इतना नहीं जाते, लेकिन बस मैं नाम बता रहा हूँ आपको उनके। एक को हम माइटोसिस कहते हैं, एक को हम मियोसिस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात हम जनरल साइंस की क्लासेस में करेंगे, यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा डिटेल में जनरल साइंस की क्लास में कन्वर्ट नहीं कर देना इसको, लेकिन जो अभी हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं वो समझने के लिए ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैंने जैसे कि आपको बताया था उपेंद्र सिंह की बुक के साथ थोड़ी सी आप इसको दिक्कत कह लो, या अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो एक अच्छी बात कह लो, ये आता है कि इसके लेक्चर कभी कभार फ्लो में चलते जाते, लेकिन कभी कभार एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है जहाँ पर हमें ठहरना पड़ता है, फिर उसके बाद चलते जाना होता है, फिर एक स्पीड ब्रेकर आता है। तो ये एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि यहाँ पर जो हमारी क्लास की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई, वो सिर्फ इसी की वजह से हुई है क्योंकि एक स्पीड ब्रेकर है। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें पता होंगी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ताकि मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ, ना कि हवा हवा में टर्म्स आपको मैं बोल दूँ जीनोम ये होता है, डीएनए ये होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये होता है, साइंटिस्ट पहले इसको ऐसा यूज़ करते थे, अब वो वैसा यूज़ करते थे, तो वो सिर्फ रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी आपके लिए। आपको घंटा को समझ में नहीं आएगा, और वो मेरा लेक्चर लेना और आपका सुनना या आपका खुद बुक से पढ़ना सब वेस्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी सेकंड वेस्ट हो। अगर क्वेश्चन इससे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से आता है कि पहले जीनोम एनालिसिस जो ह्यूमन बींग्स की एवोल्यूशन की स्टडीज़ के लिए करी जाती थी वो mtDNA के थ्रू करी जाती थी, लेकिन mtDNA आज भी इंटैक्ट है। उसके साथ जो स्पर्म सेल के डीएनए के साथ जो स्टडी करी जाती है, जिसको हम न्यूक्लियर डीएनए की स्टडी बोलते हैं, वो आज ज़्यादा चलती है। तो आप एटलीस्ट आपके दिमाग में एक रेफरेंस आ जाएगी, येस वी नो द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर डीएनए एंड mtDNA, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो एग सेल या ओवम सेल के अंदर जो एम्प्टी होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, ये फीमेल्स से जो होता है मदर की साइड से ये आता है जाइकोट के अंदर, और फिर जब सेल डिवीजन होती है आगे कैरी करता हुआ चला जाता है, ठीक है। और जो स्पर्म का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, स्पर्म का जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन होता है स्पर्म सेल का, सिर्फ अगर हम इस वाले सेल के बारे में बात करें, इसका जो लेना देना होता है इट इज विथ रिस्पेक्ट टू ओनली, जो मैंने अभी आपको एक टर्म बताई, दैट इज न्यूक्लियर डीएनए, लेकिन ज्यादा अच्छा mtDNA माना जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? जो mtDNA है इसका जो सर्वाइवल रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। mtDNA क्योंकि एज कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए, mtDNA is present in high numbers, ये ज्यादा भी होता है, इस वजह से भी इट इज प्रेजेंट इन हाई नंबर्स, और ये ज्यादा सर्वाइव कर पाता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ सर्वाइवल एज कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए, जिसकी वजह से बहुत मदद मिलती है साइंटिस्टों को in terms of forensic studies as well as archaeological studies। तो ये वाली चीज आप समझ जाना, ठीक है। अब इससे पास्ट ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या रिवील हो सकता है, ये सब बातें तो चलो हमने एक मैक्रो लेवल से कर ली, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी आप कह रहे थे कि ये सब जो डीएनए वगैरह की स्टडीज़ हैं, इससे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं ये पास्ट ह्यूमन एंसेस्ट्री वगैरह को, मैटरनल एंसेस्ट्री को, ह्यूमन लाइफ को पता लगा लेते, कैसे? वो पॉसिबल हो पाता है दोस्तों थ्रू चेंजेस इन डीएनए, उसको पता लगाना। और चेंजेस इन डीएनए को दोस्तों हम लोग कहते हैं, अगेन इसके लिए एक टेक्निकल टर्म जो यूज़ करी जाती है, डेट इज म्यूटेशंस। एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि अभी हमने इतनी सारी बात mtDNA की करी और mtDNA की तारीफ करी हमने, ये ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए,
तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये पता लगाना है ना कि पास्ट ह्यूमन बींग्स को क्या कुछ शारीरिक या दिमागी बीमारियां होती थी क्या, इसको पता लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करो, किसी भी एक ह्यूमन स्केलेटन के अंदर उसका, अभी मैं सिर्फ एम्प्टी डीएनए का एग्जांपल देकर आपको मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एम्प्टी डीएनए के ऊपर, एम्प्टी डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको पता लगाना है, न्यूक्लियर डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में भी पता लगाया जा सकता है। स्पर्म सेल की भी तो बात करेंगे यार, कोई बच्चा यार बिना आदमी के थोड़ी ना पैदा हो जाता है, सिर्फ औरत थोड़ी ना पैदा कर लेगी। हम तो बस ये बात कर रहे हैं कि औरतों के शरीर से या उनके एग सेल या ओवम सेल से सिर्फ एम्प्टी डीएनए पास हुआ है और वो मदर साइड से ही पास होता है। तो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर म्यूटेशंस हो जाएं, अगर कुछ चेंजेस या ऑल्टरेशंस हो जाएं एम्प्टी डीएनए के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर, तो इससे साइंटिस्टों ने ये देखा है बड़े सारे अलग अलग प्रकार के जो डिसीजेस होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म को हो सकते हैं, जब वो कोख में है 9 महीने तब भी हो सकते हैं, या पैदा होने के बाद वो ज़्यादा विजिबल हो सकते हैं। और ये डिसीजेस काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। हम यहाँ पर डिसीजेस का नाम लेते बिना बस इतना बोलते हैं यहाँ पर कि ये डिसीजेस ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके हार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं और इवन उसकी मसल्स को अफेक्ट कर सकते हैं। तो एक चाइल्ड या कोई ऑर्गेनिज्म स्पेशल चाइल्ड की तरह पैदा हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें, अगर एम्प्टी डीएनए के अंदर कोई भी ऑल्टरेशन अगर हो जाए, उसके म्यूटेशंस हो जाए उसके डीएनए के अंदर, तो इससे एक डिसीज जो कॉमन तरीके से जो पाया जाता है, जो देखा है साइंटिस्टों ने, डेट इज LHON। इसको हम कहते हैं लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। और इससे होता क्या है, इससे विजन लॉस हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। शुरू से ही उसकी आंखें जो हैं वो कमज़ोर होंगी, या फिर हो सकता है कि पैदा होने के साथ ही उस बच्चे को कभी भी ना दिखे। ठीक है, तो ये जो मैटरनल पैटर्न है इनहेरिटेंस का, यानी कि एग सेल या ओवम सेल से जो ये एम्प्टी डीएनए आता है, ठीक है, ये इंडिकेट हमें ये कर देता है कि क्या कुछ एम्प्टी डीएनए के अंदर कुछ प्राइमरी डिफेक्ट है क्या या फिर नहीं है। ठीक है, तो इससे एक तो मैंने आपको बताया हेल्प ये हो जाती है कि हमें अगर मैटरनल एंसेस्ट्री को पता लगाना है तो हम वो पता लगा सकते हैं। और फॉरेंसिक साइंस और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ में इससे हम जो इनहेरिटेंस पैटर्न है उसकी स्टेबिलिटी को और उसके यूनिक इनहेरिटेंस पैटर्न को एक पता लगा सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, जो कि एम्प्टी डीएनए काफ़ी यूजफुल साबित होता है। क्योंकि कभी कभार ये देखा जाता है अगर हम डीएनए ढूंढने जाएं, अब ऐसा नहीं है कि आपको किसी इंसान का कंकाल मिला तो उसके अंदर डीएनए मिल ही जाएगा, समझ लेना मेरी बात ध्यान से। मैं यहाँ पर आपको आज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, जैसे हम जनरली हिस्ट्री को बोल देते हैं ना कि ये गड़ा हुआ मिला, ये इंसान का कंकाल मिला, जानवर का कंकाल मिला। मैं आज आपको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके एक चीज़ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है, दिमाग में बैठा लो ये वाली बात, कि आपको स्केलेटन रिमेन कोई मिला है तो उसके अंदर आपको डीएनए के ट्रेसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो बहुत पुराना अगर कोई स्केलेटन होगा तो चांसेस हैं कि उसके अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए है वो निश्ते नाबूद हो गया हो, वो तहस हो गया हो, उसका हमें अच्छे से पैटर्न ना पता लग पाए। अब पैटर्न पता लगाने वाली बात क्या होती है, अभी हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। डीएनए का एक पैटर्न होता है जो कि एक लेटर से बना होता है, 4 लेटर से बना होता है, और वो लेटर 4 लेटर के अंदर दो पेयर होते हैं। एक लेटर दूसरे के साथ ही बॉन्डिंग बनाता है और तीसरा लेटर जो होता है वो चौथे लेटर के साथ बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, तभी आप ये ऐसा जो एक पैटर्न देखते होगे ना, डीएनए की जो इमेज होती है आप उसके अंदर देखते होगे कि एक इस तरीके से आती है आपकी ये रेड लाइन, है ना, और एक फिर आप देखते होगे कि एक ये इस तरीके से आती है, आपने इसकी इमेजेस में देखा होगा ब्लू लाइन, है ना, ऐसे आपने डीएनए की एक फोटो देखी होगी कहीं ना कहीं पर। ओके, स्पाइडरमैन मूवी के अंदर भी जब स्पाइडरमैन को मकड़ी काट लेती है, जब वो स्पाइडरमैन बन जाता है पीटर पार्कर, तब आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो मकड़ी का जो पूरा का पूरा एक इन्फेक्शन या उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसके डीएनए के अंदर कैसे ऑल्टरेशंस पैदा कर देते हैं, है ना। उसको बड़ा बुखार आता है और फिर जब वो देखता है तो उसकी विजन ठीक हो चुकी होती है, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली बन चुकी होती है, वो पहले से बहुत एनर्जेटिक और फुर्तीला फील कर रहा होता है। खैर वो तो मूवी की बात है, लेकिन अगर आप उसके वो सीन को देखो जब उसे मकड़ी काटने के बाद जब वो घर पर आता है, जब वो
पिकनिक पर गया होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट वगैरह देखने, उसकी फ़ोटो वगैरह खींचने, तब उस पे घर पे आके उसको बुखार चढ़ता है और उसके अंदर उसके डीएनए ऑल्टर हो रहे होते हैं, उसका डीएनए ऑल्टरेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो म्यूटेशंस होती हैं डीएनए के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती हैं। तो अगर किसी कंकाल के अंदर अगर हम रिसर्च करने जाएं और अगर हमें ये पता लगे कि उसका जो न्यूक्लियर डीएनए वो तहस नहस हो गया, तो फिर हमारे लिए एक काम की चीज़ जो बचती है, डैट इज़ एम्प्टी डीएनए, डैट इज़ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रखना, इसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ पर हमें ये बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि पुरानी जो जेनेटिक स्टडीज़ हैं वो फोकस करती थी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पे, जो कि सेल न्यूक्लियस के बाहर लोकेट होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड दिस पावर इज जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये वाली जो पहचान होती है डीएनए की, एम्प्टी डीएनए की, ये सिर्फ मदर से ही पास होता है और डॉटर सेल्स में जाता है। यहाँ पर जो डॉटर लिखा हुआ है इसको लड़की मत समझना, एक्चुअली क्या होता है, देखो बायोलॉजी के अंदर ना दो टर्म होती हैं। ये जो सेल अपने आप को पहली बार डिवाइड करता है जब कोई भी सेल एक फुली मैच्योर सेल बन जाता है, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, उसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी है, और प्रॉपर कंडीशन नंबर 3, प्रॉपर डेवलपमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो जो सेल बनता है उसको हम कहते हैं, जैसे यहां पर जाइगोट है, नाउ इट इज फुली रेडी फॉर सेल डिवीजन। तो ऐसा नहीं कि जिस दिन जाइगोट बनेगा उसी दिन से सेल डिवीजन होने लग जाएगी, टाइम लेगा। अब कुछ घंटों का ले सकता है, मिनट का ले सकता है, सेकंड का ले सकता है, कुछ हफ्तों का ले सकता है, कुछ दिन का ले सकता है, वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो वेट कर रहा है, वो वेट कर रहा है खुद के लिए जाइगोट, मैं मैच्योर तो हो जाऊं, मैं ग्रोथ तो अटेन कर लूं, मैं डेवलपमेंट तो कर लूं। जब उसको लगता है इट इज रेडी फॉर द सेल डिवीजन, और जब सेल डिवीजन करने के लिए वो रेडी है, बस उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने वाला है, तो हम ऐसे सेल को कहते हैं, ऐसे सेल को कहते हैं हम पेरेंट सेल। और इस पेरेंट सेल को एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है मदर सेल। और जब पेरेंट सेल या मदर सेल के अंदर जो मल्टीपल सेल्स बनते हैं, मल्टीपल सेल्स, जैसे यहाँ पर सेल डिवीजन हो रही है, देखो आप कितने सारे सेल्स हैं यहाँ पर, ये सेल है, 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 2 8 16 64 126 228, ये इतने सारे जो सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है। और ये डॉटर सेल्स दो अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया से बनते हैं। वन प्रोसेस इज नोन एज meiosis, another one is known as mitosis। ये नहीं समझना है आपको, इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस ये टर्म है, इतना याद रखना, काम या आई जाएगा कहीं ना कहीं। जैसे अगर आप इस बुक को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, अगर यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से यूज़ कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपने सुन लिया, काफ़ी एक बार के लिए। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आपको जो मैंने आज की क्लास में एक्सप्लेनेशन दी, दैट विल हेल्प यू ग्रेटली इन जर्नल साइंस और हमारी अपकमिंग जनरल साइंस की फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस में जो आगे चल के हमारा कंटेंट आएगा, जो भी हमारे चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर ये वाली बातें होने वाली हैं, तो आपको आइडिया रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर जो डॉटर का मतलब है, डॉटर का मतलब बेटी नहीं है, कहीं आप ऐसा समझो कि माँ से बेटी तक ही जाता है, बेटों तक नहीं जाता। यहाँ पर डॉटर सेल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब उपेंद्र सिंह के अंदर उन्होंने इतनी रिसर्च नहीं कर रखी होगी, उनको इतना नहीं पता होगा, या कहीं से कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया होगा इस चीज़ को, क्योंकि ये लोग भी तो रिसर्च वर्क को या बड़े सारे हिस्टोरियंस के वर्क को, उनके रिसर्च आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं एक दूसरे हिस्टोरियंस। तो उपेंद्र सिंह मैम ने भी यही करा होगा कि कहीं से कुछ मिला होगा तो उसको चिपका दिया होगा, और ये डॉटर समझ के बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि समझ जाए कि यहाँ पर बेटी की बात हो रही है, लेकिन आपके अंदर भी है, ये मेरे अंदर भी है, कोई मर्द है, औरत है, सबके अंदर है। लेकिन जो मम्मी की साइड से जो ये जो डीएनए आता है, यहाँ पर वो डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो जा किसी के भी अंदर सकता है, बेटे के अंदर भी जा सकता है, बेटी के अंदर भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो जीनोम वाइड स्टडीज हैं, यानी कि स्टडीज ऑफ द फुल जीनोम, इससे हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, किसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस
आप जेनेटिक म्यूटेशन वर्ड भी बोल सकते हो, या फिर इसके लिए जो दूसरा वर्ड होता है दैट इज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक वेरिएशन, मैंने अभी आपको बताया कि जीन्स के लिए जो म्यूटेशन है ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। हालांकि हमने इसका जो एग्जांपल अभी mtDNA के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करा था, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशंस जो होती हैं, चाहे वो mtDNA के अंदर हो या फिर वो किसी भी प्रकार के डीएनए के अंदर हो, लाइक न्यूक्लियस डीएनए के अंदर जहाँ पर स्पर्म सेल का भी रोल है, ये जेनेटिक म्यूटेशंस करती क्या है, ये बहुत खतरनाक होती हैं और 90% टाइम्स 99% टाइम्स दे आर वेरी डेंजरस बिकॉज दीज कॉजेस दीज जेनेटिक म्यूटेशन, जब म्यूटेशन वर्ड आ गया तो समझो, दीज कॉजेस permanent changes in a cell's DNA। और सेल की डीएनए की अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो उसके डीएनए के सीक्वेंस के अंदर ये चेंज ला देते हैं। और सीक्वेंस मैंने अभी आपको बताया वो 4 लेटर से बना होता है, अभी हम थोड़ी देर में उसकी बात करेंगे, ठीक है। और ये सवाल ये उठता है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन होता क्यों है, ये जो परमानेंट चेंजेस हो रहे हैं डीएनए की सीक्वेंस जो बनी हुई है, ये प्रॉपर सीक्वेंस है, जैसे अगर आप इसको देखो ये प्रॉपर सीक्वेंस है तो डीएनए की, तो ये फिर जो जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है, जो जेनेटिक ऑल्ट्रेशन और चेंजेस हो रही है, ये हो ही क्यों रहे हैं, तो ये पता कब होते हैं, इसलिए ये सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये होते हैं जब ये जो सेल डिवीजन की प्रक्रिया है, जब ये हो रही होती है जाइगोट से, जब ये मल्टीपल सेल्स बन के एम्ब्रॉयो बन रहे होते हैं, तो इस प्रक्रिया में जाने से पहले अगर इस सेल डिवीजन की प्रक्रिया में कुछ अगर एरर्स हो जाएं, कुछ गलतियां हो जाए, प्रॉपर तरीके से सेल डिवाइड नहीं कर पाए मल्टीपल सेल्स के अंदर, वो सेलुलर डिवीजन हो नहीं पाई, या फिर कोई सेलुलर डिवीजन के टाइम पर उस पर्सन को, मतलब जाइगोट को, जब वो जाइगोट बना, कुछ वायरल इन्फेक्शंस ने तंग कर दिया या वायरल इन्फेक्शंस की चपेट में आ गया वो, या फिर उसको बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर मिला, ठीक है। एक्सपोजर मिला किसका, एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, म्यूटाजन का। अब म्यूटाजन क्या होते हैं, लाइक वेरियस रेडिएशंस एंड chemicals, something like the conditions of Hiroshima and Nagasaki when USA threw the bomb with the code name of Little Boy and Fat Man on 6 August 1945 and 9th August 1945 on the cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki respectively, or like radiations, like certain radiations which are released in the atmosphere, like in the condition of Bhopal gas tragedy of 1984, ठीक है। और अगर आपको ये बहुत इजी तरीके से समझना है कि ये जो एक्सपोजर है, वायरल इन्फेक्शन है, या जो एरर्स हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे, सिंपली ऐसा समझ जाओ, एक औरत प्रेग्नेंट है या फिर प्रेगनेंसी से पहले जब फैमिली प्लानिंग चल रही है एक मर्द और औरत की, तो उनमें से कोई एक बहुत ज्यादा शराब पीता है, ये स्मोकिंग करता है, ये ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर एक ऐसा टावर लगा हुआ है जिसकी रेडिएशन बहुत ज्यादा आती है उनके घर तक, और बेबी को हार्म पहुंच रहा है जो इस टाइम पर कोख में है। तो जब ये जाइगोट से एम्ब्रॉयो बनने की जब प्रक्रिया स्टार्ट होगी, फिर टिश्यू ऑर्गन वगैरह ये जब बनेंगे, लेकिन उससे पहले जो ये सेल डिवीजन का जो स्टेज होती है, अगर उसमें एरर आ जाए, या चलो ठीक है सेल डिवीजन हो गया, एम्ब्रॉयो बन गया, आगे चल के वो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनने लगा है, उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाए या म्यूटेशंस का एक्सपोजर हो जाए, कुछ रेडिएशन केमिकल्स हो जाए आ जाए, तो फिर ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं, जीन्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, डीएनए के अंदर जो चेंजेस आ गया है या आने वाला है, वो फिर लाजमी है। अब इनमें से ऐसा नहीं है कि जेनेटिक म्यूटेशंस हमेशा हार्मफुल होगी, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस बहुत कम लेवल की होती है कि यार ठीक है, मम्मी या पापा में से कोई एक जन जो है वो किसी का सिगरेट पीता था और उस टाइम पर माँ प्रेग्नेंट थी, और
ज़रूरी नहीं कि उन्होंने अगर दारू पी ली है, सिगरेट पी ली, तो बच्चा हमेशा स्पेशल चाइल्ड पैदा होगा या फिर उसका कोई डिफेक्टेड जो पीस है वो निकलेगा। कुछ कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस जो होती हैं, आप इतना समझ जाओ, ये हमने कहाँ लिखा था, ये कुछ कुछ जो जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं वो हार्मलेस भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब में नुकसान ही होगा, ठीक है, कुछ हार्मलेस भी होती हैं, लेकिन कुछ कुछ जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से ऑल्टर कर देती हैं। मतलब वो हार्मफुल क्यों है, वो क्योंकि वो ऑल्टर कर देती हैं, वो चेंज ला देती हैं जो डीएनए के अंदर, डीएनए जिस चीज़ से बना हुआ है, जो प्रोटीन, उस प्रोटीन के फंक्शंस के अंदर ये चेंजेस ला देते हैं ये सारे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप याद रखना। तो ये जो होता है कॉजेज, इसकी अगर हम बात करें तो जब सेल डिवीजन के अंदर एरर आ जाते हैं, जब सेल कॉपी करने की कोशिश करता है अपने डीएनए को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इधर माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन के जो जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई तब होता है। या फिर म्यूटेशंस की वजह से, म्यूटेशंस एक इन्वायरमेंटल एजेंट्स होते हैं जो कि डीएनए को डैमेज करते हैं, जैसे रेडिएशंस हैं, किसी को आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस होती है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सन्स की वगैरह, उससे प्रभावित हो गया बेबी गर्भ में, जब वो है, जब वो कोख में है तब। या सर्टेन केमिकल्स जो हैं, जैसे मदर या फिर फादर बेबी प्लानिंग करने के टाइम पर दे यूज टू स्मोक टोबैको, दे यूज टू स्मोक टोबैको। तो उससे हो सकता है कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, जैसे वायरसेस वगैरह जो हो गए उसकी वजह से भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो चेंज हो सकता है। और ये जो चीज़ है हमेशा हार्मफुल नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत बार हार्मफुल हो जाती है। और इस प्रकार हो जाती है कि एक जो बेबी है वो हेल्दी पैदा ना होकर एक स्पेशल चाइल्ड की तरह, या फिर उसका कुछ ऑर्गन डिफेक्ट निकला, या थिंकिंग पावर कम निकली उसकी, उसका विजन लॉस हो गया, या कोई बीमारी लग गई, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो तो अब उस बेबी के अंदर जिस प्रकार के चेंजेस हुए हैं जब वो कोक में था, वो तो तभी डिसाइड हो सकता है, लेकिन ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। और दिस इज़ नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बींग्स, इट कैन हैपन इन प्लांट्स ऑल्सो, इन एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस और जो वेरिएशंस हैं ओवर टाइम, ठीक है, जीनोम वाइज स्टडीज़ जो हुई है, जिसकी वजह से हम जेनेटिक म्यूटेशंस को और वेरिएशंस को ट्रैक करते हैं ओवर टाइम, इसकी वजह से हमें एक पोटेंशियल मिली है कि जो अननोन चेहरे हैं ह्यूमन एंसेस्ट्री को जानने के लिए और माइग्रेशंस को उनके जानने के लिए, यानी कि अभी तक जिन चीज़ों पे पर्दा डाला हुआ है उससे पर्दा धीरे धीरे करके उठने लगा। ये पर्दा 90% उठ गया था 2003 तक, 1990 से 2003 तक, जब मेगा लेवल पर एक प्रोजेक्ट चला था जिसको हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। बड़े सारे साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी कोलैबोरेशन दिखाई थी, अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी को दर्ज करा था इसके अंदर। एंड इट वाज अ मैसिव कोलैबोरेटिव साइंटिफिक प्रोजेक्ट जिसका ये एम था कि ह्यूमन जीनोम की हमें एक कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस बनानी है। उसका कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस जो है पास्ट ह्यूमन एंसेस्टर्स वगैरह का, उसका हमें प्रॉपर तरीके से पता लगाना है। साल 2001 में साइंटिस्ट जो इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड थे, उन्होंने इतना काम तो कर लिया था कि 90% ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंस करने में वो सक्सेसफुल थे। और साल 2022 में साइंटिस्ट जो थे, एक प्रोजेक्ट उनका चल रहा था, जैसे ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ऐसे एक प्रोजेक्ट का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, टेलोमेरे टू टेलोमेरे T2T कंसोर्टियम प्रोजेक्ट। और इन्होंने ये अनाउंस करा था, इन साइंटिस्ट ने जो कि इस T2T के साथ जुड़े हुए थे, टीलोमेरे टू टीलोमेरे कंसोर्टियम के साथ जो जुड़े हुए थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी अनाउंस करी थी कि वो सक्षम हो पाए हैं। उन्होंने सीक्वेंसिंग कर ली है कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की, कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की उन्होंने सीक्वेंसिंग कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट ये भी आ सकता है कि सर ये बार बार यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट जो हैं वो, साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो प्रयास करने में लगे हुए हैं कि उनको करनी है डीएनए सीक्वेंस बनाना है, डीएनए सीक्वेंसिंग वो बेसिकली करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या है ये भला एक और टर्म जो आपको तंग कर रही है यहाँ पर, डीएनए सीक्वेंस करी उन्होंने, इसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है उन्होंने लॉन्च करा 1990 से लेकर 2003 तक, ये लगभग 13 साल चला। 13 साल चलाने के बाद भी 2001 में साइंटिस्ट जो है सिर्फ 90% ह्यूमन जीनोम को बेसिकली उसको सीक्वेंस कर पाए। 2022 में
जो टीलोमेरे टू टीलोमेरे कंसोर्टियम है, इन्होंने बोला कि हमने कंप्लीट ह्यूमन जीनोम की सीक्वेंसिंग कर ली है। तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग क्या है? यहाँ पर मैंने आपको डीएनए का एक डायग्राम बनाकर दिखाया था। कहाँ गया ये डायग्राम? ये। और मैंने आपको बताया था ये जो डीएनए सीक्वेंस है, यहाँ पर 4 लेटर्स होते हैं इसके लिए। डीएनए सीक्वेंस का मतलब ये है, देखो डीएनए ना आप कैसे भी करके डिजाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, अगर उसको अल्टर कर दिया, तो उसके लिए तो हम उसको बोलते हैं डीएनए म्यूटेशन या जेनेटिक म्यूटेशन। तो आप चेंजेस लेकर आ रहे हो। तो उससे हो सकता है कि आप अच्छे खासे एक ऑर्गेनिज्म को बीमार कर दो, या फिर उसके अंदर शारीरिक रोग पैदा कर दो, मानसिक रोग पैदा कर दो, यानी कि वो स्पेशल चाइल्ड के तौर पर पैदा होएगा। ठीक है। डीएनए सीक्वेंस के अंदर हमें ना डीएनए का ये जो प्रोटीन है इसका सीक्वेंस पता लगाना होता है। और वो जब प्रॉपर सीक्वेंस होगा तो ही हम बोलेंगे कि हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की, एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। अब डीएनए सीक्वेंस मतलब डीएनए की सीक्वेंसिंग करने का मतलब है कि डीएनए एज अ प्रोटीन को हमें लगाना है प्रॉपर ऑर्डर से, जिसके लिए बात करी जाती है 4 केमिकल्स की, जो कि हमारे डीएनए के जो 4 केमिकल्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये 4 केमिकल में से अगर एक भी मिसिंग है तो बच्चा उल्टा सीधा पैदा हो सकता है। 5 उंगली की जगह 4 होगी, या ऋतिक रोशन की तरह 6 होगी, या फिर स्पेशल चाइल्ड की तरह पैदा होगा। पैदा होने के साथ ही हो सकता है कि कभी भी कुछ भी ना देखे, कलर ब्लाइंड पैदा हो जाए, विजन लॉस हो जाए उसका, कुछ भी हो सकता है उस बच्चे को, कुछ भी हो सकता है। खली जैसी हाइट का हो जाए, खली से भी डबल की हाइट का हो जाए, या बोना रह जाए, कुछ भी हो सकता है। कैसे भी चेंजेस आ सकते हैं। चारों केमिकल्स का प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डर में होना। और ये नहीं कि ऑर्डर कैसा भी आप बना दोगे अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी तो चलेगी नहीं, तो कुदरत की दे है, तो भगवान ने ऑर्डर फिक्स करके भेजा है। इंसान की तो औकात ही नहीं है इस ऑर्डर को बिगाड़ने की। भगवान का ये एक वो है कि अगर आपको हेल्दी बच्चा पैदा करना है तो आपका डीएनए इस ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। अगर ये ऑर्डर बिगड़ गया, अगर तुमने बेटा केमिकल की ये जो 4 केमिकल्स हैं, अगर आपने इसको इस ऑर्डर में, जो अभी मैं ऑर्डर आपको बताऊंगा, अगर आपने इस ऑर्डर में नहीं लगाया, उल्टा सीधा कर दिया अपनी तिकड़म लगा कर, अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो अगर इसके साथ खेल लिया, तो फिर बच्चा भी आप सोच लेना कि आपका बच्चा भी फिर अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो शेप के अंदर पैदा होगा। इसको हम कहते हैं, इस ऑर्डर को, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट ऑर्डर इज नोन एज 80 CG। और इसमें इतना समझ जाओ, इसमें समझने वाली बात यह है, जो A है वो हमेशा पेयर बनाएगा T के साथ, और जो C है वो हमेशा पेयर बनाएगा G के साथ। और हमेशा ऑर्डर में ऐसे ही होना चाहिए, पहले A, फिर T, फिर C और फिर G। ये किसी भी 1 2 3 and 4, ये किसी भी वनडे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल साइंस के अंदर तंग कर सकता है, और आप सोचोगे ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ये बहुत बेसिक सी बात है। बस एक्चुअली क्या है कि हम लक्ष्मीकांत और ये सब चीज़ें, हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन जितना पढ़ते हैं, कोई भी सिंसियर कैंडिडेट जनरल साइंस को ना पढ़ना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। एक तो वो टाइम लगता है, और उनका बेस नहीं होता पहले से पढ़ने का। अब किसी पर्सन ने हिस्ट्री ऑनर्स कर रखा है, या फिर बीकॉम ऑनर्स कर रखा है, या किसी भी फील्ड से, और वो सरकारी एग्जाम की तैयारी में कूद रखे हैं, लेकिन इतने सालों में क्लास 10th के बाद अनटिल अनलेस किसी के पास बायोलॉजी हो, और डॉक्टर्स बहुत कम ही आते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, तो अगर वो आ भी गए तो चलो उनको ठीक है, जनरल साइंस समझ में आ जाएगी, लेकिन दे विल फेस डिफिकल्टी इन मेडिवल हिस्ट्री वगैरह। यार एक डॉक्टर को अब बोलना कि दिल्ली सल्तनत पढ़ो, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ो, तो उसकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाती है।
लेकिन जो जनरल ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स साइड के जो बच्चे होते हैं, जो किसी भी एग्जाम की चाहे यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे होते हैं, वो जनरल साइंस सब्जेक्ट होता है उनके एग्जाम के अंदर, यूपीएससी स्टेट पीएससी के अंदर, लेकिन वो नहीं पढ़ते, वो पढ़ना नहीं चाहते, वो टाइम वेस्ट करना चाहते हैं और ऐसी चीज़ों को वो बहुत बल्कि समझते हैं। बल्कि ये तो जो है मैं कहूँगा कि जनरल साइंस का ये ABCD लेवल होता है। और यहाँ पर इसलिए नहीं कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप जनरल साइंस की डेप्थ को देखोगे तो ये तो ABCD लेवल वैसे ही है। जो हायर लेवल की जो चीज़ें आती है, जैसे आजकल बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब हमारे जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 जो मीन्स का है उसके सिलेबस के अंदर ये वर्ड्स गिवन है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। तो उनके अगर आप रिसर्च को जानोगे तो आपको बहुत ताजुब होगा और आपको पता लगेगा कि बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। जैसे लोग जो हैं वो तो यही जानते हैं कि सॉलिड लिक्विड गैस जो होते हैं वो 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन 2 स्टेट ऑफ मैटर तो उसके नाम 9th क्लास की एनसीईआरटी की साइंस के एनसीईआरटी में गिवन है। एक को कहते हैं, चौथे को हम कहते हैं, चौथा स्टेट ऑफ मैटर जो है कुछ साल पहले जो डिस्कवर करा गया था, डेट इज प्लाज्मा। जो पांचवा है डेट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के ऊपर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर, साल 2018 या फिर साल 2019 में आई थिंक यूपीएससी ने मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया था। एंड द इंस्पिरेशन वाज फ्रॉम 9th क्लास साइंस एनसीईआरटी केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो 4 केमिकल्स हैं इसके नाम आपको पता होना चाहिए, जो कि एक प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए हमारे डीएनए को डिटरमाइन करने के लिए। जो ये ए से है पहला, इसका नाम होता है एडेनाइन। जो टी से है उसका नाम होता है थाइमीन। जो सी से है उसका नाम होता है साइटोसिन। और ये नाम मैंने आपको PMFIS एनवायरमेंट की क्लासेस के अंदर दिए थे। और जी जो होता है वो होता है गुआनाइन। गुआनाइन। तो ये प्रोसेस अगर, मतलब ये जो प्रोटीन्स हैं ये अगर प्रॉपर तरीके से ऐसे ही अगर अरेंज्ड हैं, ठीक है, तो इससे जो जीन्स के जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से चलेंगे। और अगर इनका कोई भी ऑर्डर बिगड़ जाता है, ऑर्डर बिगड़ने का ये मतलब है अगर इनका जो ऑर्डर है अगर वो ऊपर नीचे हो गया तो उससे हमें ये पता लग जाता है, उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं डिसीजेस को, बीमारियों को। और ये वाली बात याद रखना, हमेशा जो ये एडिनाइन है ये पेयर बनाएगा हमेशा थाइमीन के साथ, और जो साइटोसिन है वो हमेशा पेयर बनाएगा गुआनाइन के साथ। और इसकी जब इमेज बन जाती है पेयरिंग के बाद तो ये कुछ ऐसी इमेजेस बनकर आती हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। ये बोल रहे थे मतलब राइटर यहाँ पर आपको ये बोल रहे थे कि साइंटिस्टों ने ये कर रखा कि ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है ये एक मैसिव कोलैबोरेटिव साइंटिफिक प्रोजेक्ट था, जिसका एम ये था कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंस को डिटरमाइन करना ह्यूमन जीनोम की। ठीक है, अब आप समझ गए ना कि कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को पता लगाना कि कभी कभार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि डीएनए, न्यूक्लियस डीएनए कभी कभार मिसिंग भी हो जाता है। अब मान लो कि हमारे पास ये डीएनए को हम पता लगाने जा रहे हैं, अब उसके अंदर एक पैटर्न, एक जो थ्रेड है, एक जो प्रोटीन है, हमें एडेनाइन के बारे में पता लग गया, ये जो थाइमीन है उसके बारे में पता लग गया। अब साइटोसिन और गोनाइन मिसिंग हो गए उससे। तो अब यार फिर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पुराने ज़माने के जो इंसान का डीएनए किस तरीके से वर्क करता था? तो साइंटिस्टों ने तितर बितर करके डीएनए को कलेक्ट करके ये पता लगाने की कोशिश करी पास ह्यूमन स्केलेटन से, उनकी बॉडी से 90% तो उन्होंने जोड़ लिया था उस डीएनए को अच्छे से, सीक्वेंस उसको ऑर्डर बना दिया था। 2002 में ये जो टीलोमेरियर टू टीलोमेरियर T2T कंसोर्टियम था, इसने बोला कि हमने कंप्लीट ह्यूमन जीनोम जो है वो बना दिया है
कंप्लीटली ह्यूमंस की डीएनए की सीक्वेंसिंग करके, यानी कि प्रॉपर तरीके से उनको मिल गए थे पास्ट ह्यूमन स्केलेटन्स के अंदर ये ट्रेसेस ऑफ ATCG, एडिनाइन, थाइमीन, साइटोसिन एंड गुआनाइन, जिससे डीएनए का कंप्लीट एक सीक्वेंस पता लगा लिया था। और अगर ये भी पता लग गया था कि जिस जिस ह्यूमन स्केलेटन में ये डीएनए के 4 जो केमिकल्स हैं ये प्रेजेंट हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और जब उनका अगर पैटर्न बिगड़ता हुआ साइंटिस्टों को मिलता था तो साइंटिस्ट ये बोल देते थे लेबोरेटरी कंडीशंस करते हुए कि डेफिनेटली जब ये इंसान जिंदा होंगे उस जमाने के अंदर, चाहे वो पेलियोलिथिक एज हो, मीजोलिथिक एज हो, नियोलिथिक एज हो, ये जब इंसान जिंदा होंगे ये पर्टिकुलर कोई ना कोई डिसीजेस से सफ़र कर रहे होंगे, क्योंकि इनके जीन्स के अंदर आ चुकी है म्यूटेशंस, जेनेटिक वेरिएशंस। ऐसे कर कर रिसर्च करी जाती है कि पुराने ज़माने के जो इंसान हैं वो किस चीज़ से सफ़र करते होंगे, या उनको क्या बीमारियां होंगी, और बीमारियां होंगी भी कि नहीं होंगी, उनका जो डीएनए का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, उनकी मैटरनल एंसेस्ट्री को, हिस्ट्री को अगर पता लगाना है, लीनेज को पता लगाना है, तो mtDNA कैसे काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें थी इसके अंदर। ठीक है, तो कहने को हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन ये एक पैराग्राफ वॉज टोटली वर्थ इट। इट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर जर्नल साइंस। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।